हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बहुत टाइम है नहीं बीपीएससी के 67वीं के रीपीटी में री एग्ज़ाम जो होने वाला है 30 तारीख को। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमने स्टार्ट से मतलब से जो 67 से पीछे की ओर बढ़ रहे हैं। और आज हम 63rd का क्लास जो मैथ्स में पूछा हुआ है उसको कर रहे हैं। और मतलब इतना इम्पोर्टेंट है ये कि आप अगर अच्छी 5-6 साल का मैथ्स का क्वेश्चन कर लेंगे अच्छे से, तो आप 7-8 क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि बीपीएससी हमेशा बहुत मतलब जो क्वेश्चन है वो रिपीट करती है, मतलब डिजिट चेंज करती है, कंसेप्ट वही रहता है, जो क्वेश्चन का टाइप है वो लगभग सेम रहता है। अगर आप 5-6 साल का क्वेश्चन कर लेंगे तो 7-8 क्वेश्चन तो आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है कि एक संख्या को 342 से भाग देने पर, है ना, शेषफल 47 मिलता है। मान लीजिए एक संख्या को अगर हम 342 से भाग देते हैं तो शेषफल इसका 47 मिलता है। यदि उसी संख्या को हम अगर 19 से भाग दें, है ना, उसी संख्या को अगर 19 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा, ये हमें पता करना है। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत सरल है। एक तो आप सीधा बिना कुछ किए सिंपली आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, 5 सेकेंड में। लेकिन उससे पहले मैं एक इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। अगर आप कंसेप्ट समझ लेंगे तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसको बहुत क्विकली आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए किसी संख्या को हम भाग देना है, मतलब ये जो है हमारा 342 क्या है, 342 भाजक है यानी डिवाइजर है। इधर ये संख्या हमें नहीं पता, ये मान लीजिए x है, ठीक है, ये मान लीजिए x है। और ये देखिए यदि उस संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल 47 मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे शेषफल क्या है, 47 है, ठीक है। तो हमें ये बताना है जो अगर 19 से भाग देंगे उसी संख्या को तो शेषफल क्या मिलेगा, ये हमें पता करना है, ठीक है। अब देखिए ये संख्या जो होगा वो संख्या क्या होगा, ये संख्या बेसिकली क्या होगा, 342 x, ठीक है, 342 x प्लस 47, है ना, ये संख्या हो जाएगा। ये ओरिजिनली जो संख्या होगा ये होगा 342 x प्लस, यदि एक संख्या को 342 से भाग देने पर, है ना, शेषफल यहाँ पे मान लीजिए ये x है, तो संख्या क्या होगी, यहाँ पे x ये है, तो ये संख्या जो है ये क्या हो जाएगा, बेसिकली यही ये डिविडेंड, ये डिवाइजर बोलते हैं इसको डिविडेंड बोलते हैं। ये हमारा क्वोशेंट होता है, ये से रिमाइंडर होता है, तो ये इसको भाजक बोलते हैं ना, ये भाजक है, ये भाजक है, ये हमारा ये भाज्य बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भागफल यानी क्वोशेंट बोलते हैं, इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक। तो ये x माना हमने, तो ये भाज्य क्या हो जाएगा, बेसिकली संख्या क्या करते हैं, इसको 342 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 47 ऐड कर देंगे, तो यही हमारा ये भाज्य निकलता है, संख्या ये है, ठीक है। इसी संख्या में अगर हम 19 से भाग दें तो शेषफल कितना मिलेगा। अब देखिए पहले तो, अब देखिए इस संख्या को अगर ये देखिए, अगर 342 को हम 19 से भाग देना तो ये 19 × 18 हो जाता है, 19 × 18x हो जाएगा। मतलब अगर 342 में 342 में अगर 19 के मल्टीपल में जाएंगे तो ये हमारा 18 हो जाएगा, है ना, 18x हो जाएगा। अब प्लस देखिए, प्लस इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको 38 कर सकते हैं, ठीक है। अब प्लस इसको हम 9 कर सकते हैं, ठीक। ये हमने ऐसा इसीलिए किया, 38 हमने इसीलिए किया यहाँ पे कि ये 19 के मल्टीपल में है, ठीक है। इसमें से जो 19 के मल्टीपल में है उसको हमने ले लिया और रेस्ट को हमने यहाँ पे बाहर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए तो ये हो गया हमारा 19 × 18x प्लस ये हो गया हमारा 19 × 2, है ना, 19 × 2, और ये हो गया प्लस 9, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या 19 कॉमन आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 18x प्लस 2 जो है वो क्या है, 19 से डिविजिबल है, बस इतना, ये तो डिविजिबल, तो ये जो रेस्ट बच गया ना ये वाला, यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा, यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ये प्रोसेस है कि मान लीजिए संख्या हम जो ये संख्या है बेसिकली, तो अगर इसका भाजक दिया हुआ 342, हमने मान लिया कि जो क्वेश्चन ये भागफल है वो x है और रिमाइंडर इसका क्या है 47 से गिवन है, तो वो संख्या क्या होगा 342x
342 इंटू एक्स प्लस 47 ये संख्या होगा। चूंकि 19 से भाग देना है तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसमें 19 से डिवाइड करने के बाद क्या क्या हो सकता है। तो 19 से इसको डिवाइड करेंगे, मान लीजिए तो ये 19 इंटू 18x हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या करेंगे 47 है तो 19 से देखेंगे कि 19 के मल्टीपल में 47 से जस्ट जो छोटा नंबर है वो कौन सा है, तो 38 है ना। उससे ज़्यादा अगर 3 गुना लेंगे तो इससे 47 से बड़ा हो जाएगा वो, तो 38 है। 38 इसमें से माइनस कर लिया हमने, यहाँ ले लिया तो ये बचा। अब 9 जो बच गया वो हमने इसको बाहर कर दिया। अब देखिए ये यहाँ पे 19 इंटू 18x हो गया, ये 19 इंटू 2 हो गया, तो 19 कॉमन आ गया। इसका मतलब ये हुआ ये जो नंबर है वो 19 से क्या है, डिविजिबल है। ये भाज्य मतलब 19 से ये भाग लग जाएगा इसमें। तो जो 9 शेष बचा ना, 9 जो शेष बचा, ठीक है, वही इसका आंसर हो जाएगा 9 वाला। ये प्रोसेस है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे आपको तो ऐसे ही ब्रेक करके करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए इसका एक तरीका देखते ही बनाने वाला, पहले आप कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, इसको देखते ही सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीका है कि जैसे 47 है ना, 47 है, जो रिमाइंडर बचा है उसमें आप 19 से सिंपली 47 है, सॉरी 19 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा यानी 14 2 जा 38 हो गया, ठीक 38 हो गया, मान लीजिए 14 2 जा 38 हो गया, तो रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर इसमें से माइनस करेंगे, ये बचा हमारा 9, तो यही जो 9 है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जस्ट रिमाइंडर में से जिससे भाग निकालना है, रिमाइंडर जो रिमाइंडर यहाँ बच रहा है और जिससे भाग देने के बाद पूछ रहा कितना रिमाइंडर है, तो जो रिमाइंडर यहाँ पे जो शेष यहाँ पे बच रहा है उसमें क्या कीजिए आप, जिससे भाग देने को कह रहा है उससे भाग दे दीजिए और जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये था बहुत जल्दी में सॉल्व करना, वो था आपका कंसेप्ट कि अब उसको भी जानना जरूरी है ताकि इस तरह का कोई भी समय तो आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। अब देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3 ठीक है प्रतिशत खर्च कर देता है, ठीक है, और 1200 रुपया वो है महीना बचा लेता है, ठीक है, महीना बचाता है, तो उसका मासिक खर्च क्या है ये हमें निकाल लेना है। मान लीजिए कि किसी भी का टोटल इनकम जो होता है वो क्या होता है, टोटल मतलब आय है वो 100% है, यही होता है ना। जब टोटल जितना भी वो कमाता है मंथली, तो अगर परसेंटेज में होगा तो 100% होगा, ये तो तय है। उसमें से क्या कह रहा है कि 100 में से 66.2/3 यानी 66.2/3 वो खर्च कर देता है, तो उसका बचत कितना होगा। यहाँ पे बचत अगर मान लें हम तो बचत 100 में से खर्च जो करता है उसको माइनस कर देंगे, तो बचत हो जाएगा हमारा 100 माइनस 66 टू, ये हो जाएगा बचत। ये तो खर्च है, ये खर्च है, इतना खर्च करता है और टोटल तो हमेशा 100% होता है, तो बचत कितना हो जाएगा 33.1/3%, ये हो जाएगा हमारा बचत, है ना। ये बचत दिया हुआ है, ये जो है ये इक्वल टू होगा 1200, ये इक्वल टू होगा 1200। तो वैसे निकालने के लिए 33% 1200 है यहाँ पे, है ना, तो 66 ये देखिए ये इसका दोगुना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 33.1/3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 66 2/3, मतलब डबल है ये, है ना, ये डबल है बेसिकली, ठीक। तो जब ये डबल है तब तो जब खर्च, अब हमें खर्च पूछ रहा है ना, तो जब परसेंटेज में ये डबल है तो रुपया में भी क्या होगा, ये डबल होगा। ये 1200 है तो इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2400। बस देखते ही बनने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक, ये देखते ही बनने वाला क्वेश्चन था कि इसको आपको 66.5 नहीं है 66.2/3% वो खर्च करता है, तो बचेगा कितना परसेंटेज में 33.1/3% बचेगा, वो इक्वल टू है 1200। तो ये चूँकि जो हम बचाया हमने उसका जो खर्च वो डबल है, तो पैसे में बचत जो होगा उसका खर्च भी उसका डबल होगा, तो 1200 गुना 2 ना 2400 हो जाएगा। अगर टोटल इनकम पूछेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2400 प्लस टोटल मासिक आय पूछेगा तो 2400 प्लस 1200 खर्च प्लस बचत हो जाएगा 3600, है ना। तो बहुत सरल क्वेश्चन था ये, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आप देखते ही बनाना बन जाएगा ये क्वेश्चन आपसे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2400, पहला वाला में इसमें 2400 था। अगला क्वेश्चन देखिए
ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। इसको देखते हैं। एक व्यक्ति क्या करता है, एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो मान लीजिए अगर परसेंटेज में प्रॉफिट है तो मानते हैं कि वो सीपी जो है वस्तु का वो 100 था, मतलब वो जो खरीदा था वो सीपी था 100, है ना। क्रय मूल्य जिसमें वो खरीदा था 100, इसीलिए माना कि हमने विक्रय मूल्य निकालेंगे तो उसको कि 20% है तो सीधा 120 हो जाएगा। तो एसपी क्या हो जाएगा, उसका एसपी हो जाएगा 120, क्योंकि 20% लाभ पे बेचना है तो ये हो जाएगा 120। अब पूछ रहा है यदि वह उसे 2 गुने दाम में बेचता, मतलब 120 में तो बेच रहा है, लेकिन अगर वो इसको 2 गुने दाम में बेचता तो ये क्या हो जाता, 240। बेच रहा है बेसिकली 120 में 20% का लाभ लेके। अगर 100 में खरीदा था तो 120 में वो बेचेगा उसको। उसी को अगर मान लीजिए वो 2 गुने में बेचता है यानी 240 में बेचता है, उस केस में उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा ये हमें पता करना है ना। लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत कैसे फाइंड करते हैं, पहले लाभ कैसे फाइंड करते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं। तो अब नया विक्रय मूल्य ये है उसका, है ना। तो 240 और क्रय मूल्य है उसका कितना, 100, तो 140 क्या होगा उसका, यहाँ पे लाभ हो गया, ये प्रॉफिट हो गया 140। विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है हमें। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है, बहुत बचपन से हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं। तो क्रय मूल्य, एक लाभ कितना हो गया 140 गुने 100, अब क्रय मूल्य तो भैया 100 ही रहेगा ना, वो अभी भी वही है, क्रय मूल्य तो 100 ही है, उसका क्रय मूल्य जो खरीदा था वो अभी भी उसका 100 ही रहेगा। ये बच कैंसिल हो गया तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 140% सिंपली। ठीक, वैसे भी जब 140 यहाँ पे हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट 140 हुआ, तो ये निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर सीपी क्रय मूल्य 100 रुपया है तो 140 है तो 140% बढ़ गया उसका, है ना। जैसे 20 रुपया 20% लाभ था तो 120 हो गया था, तो अगर 140 हो गया, जितना है उतना प्रतिशत बढ़ जाएगा 100, क्योंकि इसलिए हमने इसको 100 माना था कि जो है उतना ही प्रतिशत ये क्या होगा, उसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा सिंपली। और ये इसको ये कंसेप्ट से ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आसान ही क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैथ्स को छोड़ना नहीं है, करके जाना है। देखते हैं ना कितना कट ऑफ जा रहा है। अगर आप मैथ्स 7-8 क्वेश्चन कर लेंगे आप तो 110 प्लस स्कोर आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिनों में पूरा करती है। ठीक है, और उसी काम को यानी सेम वर्क जो है उसको 10 बच्चे 14 दिन में पूरा करते हैं। 10 बच्चे जो हैं उसी काम को 14 दिन में पूरा करते हैं। तो 5 महिलाएं और 10 बच्चे अगर एक साथ काम करेगा तो क्या करना है, वो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग है। 10 महिलाएं एक काम को 7 दिन में कंप्लीट कर लेती है। उसी काम को अगर बच्चे जो करें अगर, तो 10 बच्चे अगर 14 दिन करेंगे तो वो काम कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि 5 महिलाएं व 10 बच्चे अगर एक साथ काम करें साथ साथ तो वो काम जो एक काम है कंप्लीट वर्क जो है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, हमको महिलाएं और बच्चे का रिलेशन है। तो हम ये सबसे पहले कोशिश ऐसे क्वेश्चन में ये करते हैं कि महिलाएं और बच्चे में रिलेशन फाइंड कर ले, मतलब कितने महिलाएं के इक्वल टू कितना बच्चा होगा, वो हम अगर फाइंड कर लेंगे तो बाद में इसमें किसी एक में या तो महिलाएं को बदल लेंगे बच्चे में या बच्चे को बदल लेंगे महिलाएं में, तो फिर आंसर बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो वही करेंगे। आप देखिए, हमें एक काम, मान लीजिए एक काम जो है 7 दिन में कितनी महिलाएं करती है, 10 महिलाएं करती है। ठीक, तो एक काम जो है एक काम, उसी काम को एक महिलाएं एक दिन में कितनी महिलाएं करेंगी, 10 गुने 7 यानी 70 महिला। उस काम को अगर एक दिन में कंप्लीट करना हो तो 70 महिला चाहिए हमें। ठीक, अब ये हो गया 70 में। उसी में अगर बच्चे के केस में आ जाए हम, तो देखिए अगर 10 बच्चा 14 दिन में पूरा करता है, मतलब एक काम है ये, उसको 14 दिन में पूरा करता है, कितना बच्चा, 10 बच्चा। ठीक है, 10 बच्चा पूरा करता है 14 दिन में उसी काम को। ठीक, तो यहाँ पे फिर क्या करना है हमको, उसी काम को एक बच्चा
कितना दिन में पूरा करेगा? 10 गुने 14 मतलब 140 दिन में, 140 दिन। अब देखिए एक काम को एक दिन में करने के लिए कितनी महिलाएं चाहिए? 70। उसी काम को एक दिन में करने के लिए कितने बच्चे चाहिए? 140। इसका मतलब जो 70 महिला का जो क्षमता है वही क्षमता हो जाएगा 140 बच्चे का। मतलब ये हो गया आपका 70 वुमेन इक्वल टू हो गया आपका 140 क्या हो गया? चिल्ड्रेन हो गया, ये है ना बच्चा। तो कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पे, इसका मतलब एक महिला बराबर कितना हो जाएगा? 140 बट्टे 70 बराबर 2 बच्चे। यहाँ पे रिलेशन निकल गया। इसी रिलेशन को यूज़ कर लेंगे तो यहाँ पे अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो। यही चाहिए था यहाँ पे कि इफ दोनों का क्षमता निकालना था कि उसी काम को एक दिन में करने के लिए कितना महिला चाहिए? 70। उसी काम को यानी एक काम को एक दिन में पूरा करने के लिए कितने बच्चे चाहिए? 140। इसका मतलब सेम काम एक दिन में 70 महिला पूरा करती है, सेम काम एक दिन में 140 बच्चे जो है पूरा करता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्षमता जो हो गया 70 जो महिलाएं की क्षमता है वो बराबर होगा 140 बच्चे की क्षमता के। ठीक है, इसका मतलब 70 वुमेन इक्वल टू 140 बच्चे हो गए। यहाँ पे एक वुमेन हो जाएगा मतलब 2 बच्चे। अब क्या करेंगे? अब देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, अब यदि उसे 5 महिलाएं और 10 बच्चे, तो उसको हम कन्वर्ट कर लें। 5 महिलाएं रहने दें, अगर 5 महिलाएं रहने दें पहले, और 10 बच्चे मतलब 2 इंटू 2 कर देंगे, इंटू एक महिलाएं, जैसे 5 महिलाओं को इंटू ये हो जाएगा 10 बच्चे, और प्लस कितना बच्चा है? 10 बच्चा और है, तो टोटल 20 बच्चा हो जाएगा। मतलब हमने महिला को कन्वर्ट कर लिया कि 5 महिलाएं इक्वल टू हो जाएगा कितना? 10 बच्चे, क्योंकि महिला एक बच्चे 2 के बराबर है। तो यहाँ पे 5 महिलाएं हैं इंटू 2 यानी 10 बच्चे, और 10 बच्चे और हैं तो 20 बच्चे उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो अब टोटल हो गया ये 20 बच्चे, तो बहुत सिंपली अब निकल जाएगा। अब देखिए कितने दिनों में पूरा करता है, मतलब 14 बच्चे अगर हैं, 14 बच्चे हैं तो काम को कितना दिन में पूरा कर रहा था? 10 बच्चे हैं, अगर 10 बच्चे हैं तो काम को पूरा कर रहा था 14 डे में। एक बच्चे होंगे तो काम कितना दिन में पूरा होगा? 14 गुने 10। अगर 20 बच्चे होंगे तो काम कितना दिन में पूरा होगा? 14 गुने 10 बट्टा 20। 10 दूना 20, 2 सत्ते 14, 7 दिन। मतलब 7 दिन जो है हमारा 7 डे आंसर हो जाएगा, 7 डेज। समझ में आया? और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, जैसे बाकी जगह क्या करते हैं हम, एक निकालना हो तो इसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर 10 बच्चे एक काम को 14 दिन में करता है ना, तो एक बच्चा कितना दिन में करेगा? मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। तो जो पहले किसी और सम में, किसी और टॉपिक में अगर हम एक निकालना हो तो इसको 14/10 कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये नहीं चलेगा। जब टाइम एंड वर्क का बात हो तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 10 बच्चा अगर 14 दिन में कर रहा है तो एक बच्चा तो ज़्यादा दिन में करेगा ना, एक बच्चा उसको ज़्यादा दिन में करेगा, तो 14 गुने 10 हो जाएगा। फिर जब 20 का निकालना होगा तो उसको डिवाइड कर देंगे। इस तरह से आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछिएगा रिलेशन वाला, तो पहले रिलेशन जो 2 कंडीशन है उसके हिसाब से हमने बच्चे और महिला का रिलेशन क्षमता में संबंध स्थापित कर लिया कि कितने महिला इक्वल टू कितने बच्चे हैं। अगला जो कंडीशन दिया हुआ है किसी एक को कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने महिला को कन्वर्ट किया तो ये 10 बच्चे हो गए। यहाँ पे अगर बच्चे को कन्वर्ट कर लेते तो ये हाफ कर देते तो 5 महिलाएं हो जाती, फिर 5 + 5 यहाँ पे 10 महिलाएं हो जाती। आंसर हमेशा वो 7 ही आता, आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये था आपका टाइम इन वर्क का क्वेश्चन। सरल था, कोई ज़्यादा मुश्किल था नहीं। तो क्वेश्चन बहुत सरल पूछता है, इसलिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगला कुछ देखिए तो और सरल है। 11 से 90 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल, मतलब 7 के टेबल में आएगा, जो 7 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 7 से वो डिविजिबल हो जाएगा। देखिए ये तो बहुत सारा छोटा ही नंबर है, तो इसको तो वैसे ही काउंट कर लेंगे। जैसे 11 के बाद पहला नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा? 14। उसके बाद कौन सा होगा?
ठीक है, वो 7 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं। 856 होगा, 7 7 49, 56, फिर 963, फिर 70, फिर 77, फिर 84, नेक्स्ट 91 हो जाएगा, वो अधिक हो जाएगा। इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। तो 11 जो होंगे वो नंबर होंगे इसमें, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 11, ठीक। तो वैसे भी जैसे 7 के टेबल में 11 से बड़ा पूछ रहा है, तो पहला होगा 14, उसके बाद 21, फिर 28, फिर 35, फिर 42, फिर 49, फिर 56, फिर 63, फिर 70, फिर 77, फिर 84। तो सिंपली काउंट कर लेंगे, जल्दी में फाइंड करना होगा आपको अगर, तो आप देख लीजिए 7 से मतलब 7 से लेके 7 का अगर हम टेबल पढ़ते हैं तो पहला नंबर 7 है, दूसरा नंबर लास्ट नंबर कितना है 70 होता है, 10 के 7 दाहिनी 70 होता है, 7 दाहिनी 70, तो इसमें से 10 हो गया मान लीजिए, इसमें पहला इसको छोड़ देना है, 7 तो लेना है क्योंकि 11 से ऊपर लेना है, तो 10 में से 1 तो यहाँ पे कम हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 बच गया, 7 लेना नहीं है हमको, यहाँ पे 9 बच गया, 70 के बाद फिर 2 होगा, ये 77 84, तो प्लस 2 कर देंगे तो ये हमारा 11 हो गया, ठीक है। ये तो आसान था, तो हमने काउंट कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरह का, इस कंसेप्ट पे बेस बहुत क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो फिर आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे 100 से लेके 300 तक में, 100 से लेके 300 के बीच ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, या किसी भी नंबर से डिविजिबल होगा। बस मैं इसका कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, फिर कितना से कितना है वो कोई मायने नहीं रखता, बस आपको वो बहुत आसानी से, यहाँ पर छोटा था तब ना फाइंड कर लिए, इसको काउंट कर लिया हमने। लेकिन अगर इसमें कैसे काउंट करेंगे साथ में, भाई ये तो आधा घंटा लग जाएगा काउंट करते करते इसको, है ना। तो उसका एक तरीका होता है बहुत सिंपल, 7 के टेबल में, जिसके टेबल में भी हो 7 से कितने, 7 के टेबल में पता करना है यहाँ पे 100 से लेके 300 के बीच। साथ में ये भी ध्यान देना है कि अगर बीच पूछेगा, मतलब 100 और 300 के बीच में, तो इसमें 100 और 300 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। अगर ये पूछे कि 100 से 300 तक, तो उसमें 100 और 300 दोनों आएगा। तो ये क्वेश्चन का लैंग्वेज अच्छे से देखना है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि 100 से 300 के बीच, तो उसमें दोनों एंड वाले को छोड़ देंगे, इधर वाले एंड वाले को भी उधर वाले को भी छोड़ देंगे। अगर ये पूछा जाए 100 से लेकर 300 तक, ठीक है, उसमें दोनों को शामिल करेंगे। ये लैंग्वेज में आपको पकड़ना है, ध्यान देना है थोड़ा सा, ठीक है। उसके अलावा अब हमने अब बोला कि 100 से लेके 300 के बीच में 7 से कितने नंबर हैं जो कि डिविजिबल होंगे, ठीक है। अब देखिए, तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि पहला कौन सा नंबर होगा 100 से जस्ट बाद वाला जो 7 से डिविजिबल होगा, और लास्ट कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा जस्ट 300 से पहले वाला, है ना। 300 से पहले वाला कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, और 100 से जस्ट बाद वाला कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे, अगर उसको पता करने के लिए क्या कीजिए, आप 100 में 7 से डिवाइड कीजिए, ठीक। आप देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान से कीजिए, देखिए यहाँ पे 7 1 जा 7, 3 बचा, है ना, 3 बचा, तो मतलब ये 30 हो गया। आप देखना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर होता 0 के प्लेस, जैसे ये 30 हो गया, है ना, 30 हो गया, तो अब देखना है हमें ये कौन सा नंबर होगा। अगर यहाँ पे कौन सा नंबर हो जस्ट बाद वाला कि उस 7 से डिविजिबल हो जाए, तो आप पाएंगे कि अगर 5 रहे, यहाँ पे 5 रहे, 0 के प्लेस पे 5 रहे, तो ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब 7 5 जा 35 हो जाएगा। अगर 4 रहेगा तो 7 4 28, ये 98 ही हो रहेगा। लेकिन अगर अगला यहाँ पे अगर 5 होता तो ये 7 के टेबल में आ जाता। तो ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा। तो पहला नंबर हो गया 105 जो 100 से बड़ा है और 7 के टेबल में है, जस्ट लार्जर देन 100, ठीक है। उसी तरह पता कर लेंगे कि 300 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है, तो उसी तरह क्या करेंगे, फिर 300 में हम 7 से डिवाइड करेंगे। इसमें तो बाद का लेते थे, इसमें पहले का लेंगे, 300 प्लस नहीं करना है, इसमें पहले वाला, तो वही करेंगे। आप देखिए यहाँ पे 7 4 जा 28 हो गया, 7 4 जा 28 हो गया, ये कितना बचा, 20 बचा, है ना। तो आगे नहीं जाना है, पहले लेना है, तो 20
से कौन सा पहले नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा। तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 होगा, है ना। 14 होगा तो मतलब इसमें 6, इसमें से 6 रिमाइंडर बचा 6, तो ये 6 जो है ये इसमें से माइनस हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा हमारा 294, 294 ये हो जाएगा लास्ट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा, 300 से छोटा। ठीक है, कैसे किया हमने, तो 300 को 7 से डिवाइड किया, ये 30 है, जो 4 जा हो गया, 7 4 जा 20, 2 बचा, अब ये 20 हो गया, तो ये 20 हो गया यहाँ पे। अब देखिए कि इसको हमने 7 से डिवाइड करेंगे तो इससे बड़ा तो लेना नहीं है, 20 इससे छोटा लेना है, तो क्या होगा 7 2 जा 14, तो कितना रिमाइंडर कितना बचा 6। अगर यहाँ पे मतलब 4 कैंसिल हो गया, ये 14 रहता तो कैंसिल हो जाता, तो एक्स्ट्रा कितना है 6 एक्स्ट्रा हो गया, 6 एक्स्ट्रा है ना, तो वही 6 इसमें से माइनस कर देंगे 300 में से, ये 294 हो जाएगा। तो मतलब जो दो मुख्य काम था मेरा हो गया। ये पता करना उतना टफ नहीं है। इससे बड़ा नंबर 105 है और सब इससे छोटा नंबर जो है वो 294 है, हमारा काम फिनिश। अब पूछ रहा है कि कितने ऐसे नंबर हैं 7 से डिविजिबल होगा, तो सबसे 294 माइनस 105 जो है, इसको बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कीजिए, उसके बाद जिसके टेबल में पूछ रहा है उससे डिवाइड कीजिए, +1 कीजिए, ये हमारा आंसर होगा। वो हम इसमें भी कर सकते थे, है ना, इसमें भी कर सकते थे क्योंकि लेकिन हमने इसको काउंट कर लिया क्योंकि ये छोटा नंबर था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 में से 5 गया, 9 हो गया आपका, फिर ये हो गया आपका 8 हो गया, और फिर ये 2 हो गया, 9 में से 8, हाँ ठीक है, 2 में से 1 187 89 अपॉन 7 +1, ये हो जाएगा आपका 7 2 जा 7 7 जा 49 +1, तो 28 ऐसे नंबर हैं, 28 नंबर हैं, ठीक है। 28 ऐसे नंबर हैं 100 से 300 के बीच जो कि क्या है 7 से डिविजिबल है। तो बहुत सरल है, बस क्या करना है आपको, जस्ट इस जो नंबर गिवन होगा उससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है इसके टेबल, कोई भी नंबर हो, यहाँ पे 5 हो 8 हो 9 हो, उसी के टर्म, इसी तरह से कंसेप्ट यही है। इससे बड़ा नंबर पता करेंगे, इससे जस्ट छोटा नंबर पता कर लेंगे, कौन सा होगा जिसके टेबल में आएगा, और क्या करेंगे उस दोनों का डिफरेंस, मतलब बड़े नंबर में से छोटे वाले को माइनस कर लेंगे, और जिसके टेबल में पूछ रहा है उसको उससे डिवाइड कर देंगे और फिर +1 कर देंगे, तो ये हमारा 28 जो है वो आंसर हो गया। अब इसको करें, ठीक, ये तो आसान था, अभी इसको भी देख लें। देखिए 11 है, इसके बीच भी पता करना है, तो जस्ट बड़ा 7 से 14 है ना, और जस्ट छोटा 90 से 84 है, ठीक। तो क्या करना है हमें, 84 माइनस 14 डिवाइड बाई 7 +1, ये कंसेप्ट कहीं यूज होगा, है ना। ये 70 हो गया, डिवाइड बाई 7 +1, तो क्या हो गया 10 +1 = 11। तो ये कंसेप्ट कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। ये छोटा नंबर था तो आसान था, अगर बड़ा नंबर दे देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एक चीज़ और सीख लीजिए यहीं पे साथ में, अगर हमें ये पूछा जाए कि 100 से 300 के बीच में या कितना 11 से 90 के बीच में जो भी नंबर 7 से डिविजिबल हैं उस सभी का योग क्या है, अगर सम पूछा जा सकता है ना, तो सम पूछे तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड कर देना है, यानी कि 11 जो नंबर है, जो बीच का नंबर है कौन सा 14 प्लस लास्ट वाला जो कौन सा नंबर है 14 के बाद 84 है, ठीक, n/2 कर लेना है। n/2 मतलब जितने टोटल नंबर हैं, टोटल कितने थे इसमें 11 थे ना, तो ये हो जाएगा हमारा 11/2 गुने 14 प्लस 84, इस सब का सम हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमें 11/2 गुने 4 8 हो गया, 8 1 9 हो गया, तो ये 2 4 जा 8 1 2 9 जा, तो 49 से 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 11 से 90 के बीच में जो भी डिजिट 7 से हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ऐसे समझे 14 प्लस 21 प्लस 28 प्लस लास्ट में 84, इस सब का सम ऐसे पता हो जाएगा। उसी तरह इसको भी हम पता कर सकते हैं, इसका सम क्या होगा 294 प्लस
5 इसको ऐड कर लेंगे, n इसमें कितना है, n 28 था ना, तो 28/2 ये इसका सम हो जाएगा। बस ये याद रखना है, अगर सम हो सकता है कि पूछ ले, नहीं पूछा है लेकिन पूछा जा सकता है, तो कितने नंबर हैं बीच में वो भी फाइंड कर सकते हैं। जब नंबर कितने हैं वो फाइंड कर लेंगे तो सम भी अगर पूछे, हाँ सम पता करने के लिए आपको कितने नंबर हैं बीच में वो फाइंड करना पड़ेगा। अगर सम पूछे सीधा तो पहले हमें कितने नंबर हैं वो पता करना पड़ेगा। जब नंबर पता चल जाएगा तो एंड वाला नंबर प्लस स्टार्टिंग वाला नंबर जो डिविजिबल होगा उस टेबल में, और उसको n/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सम कितना होगा ये पता चल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या करते हैं, पहले मैंने यहाँ पे पाई चार्ट बना लिया। पाई चार्ट का क्वेश्चन ये है, तो पहले इसको कर लेते हैं फिर उसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पाई चार्ट वाला क्वेश्चन देखिए कि ये पाई चार्ट गिवन है। निम्न पाई चार्ट में किसी राष्ट्र द्वारा किसी विशेष वर्ष में विभिन्न खेलों पर किए गए व्यय को दर्शाता है। ये पाई चार्ट जो है किसी कंट्री द्वारा जो है विभिन्न वर्ष, मतलब विभिन्न सेक्टर में किसी विशेष वर्ष में खेल पे वो कितना टोटल जो कितना खर्च करता है खेल पे, और बाकी अलग अलग खेलों पे उसका कितना कितना डिग्री में खेल पे खर्च करता है, उसका डाटा गिवन है। ठीक है, हमें चार्ट का अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर देना है। क्वेश्चन ये है कि फुटबॉल पर क्रिकेट से कितना प्रतिशत कम व्यय किया गया। तो फुटबॉल पे व्यय किया गया ये 54 डिग्री है ना, और क्रिकेट पे व्यय किया गया है 81 डिग्री। तो सीधा सीधा हमेशा से पता है, जब भी परसेंटेज में कुछ पूछा जाए तो क्या करते हैं, किससे कितना कितना कम ज़्यादा पूछा जाता है तो पहले दोनों का अंतर लेते हैं हम लोग, है ना। तो अंतर देखिए, अंतर क्या होगा, 81 क्रिकेट और फुटबॉल का जो अंतर है वो है 81 माइनस कितना होगा 31। ठीक, उसके बाद किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ये हमें क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि पूछ रहा है फुटबॉल पर क्रिकेट से कितना कम खर्च हुआ। तो फुटबॉल पर क्रिकेट से कितना खर्च हुआ, तो अंतर वो है, और फुटबॉल पर क्रिकेट से क्रिकेट के तुलना में तो नीचे 81 होगा, है ना, गुने 100। ठीक है, फुटबॉल पर क्रिकेट के तुलना में कितना कम खर्च हुआ, तो क्या दोनों का अंतर, क्रिकेट पे जो खर्च हुआ वो फुटबॉल पे जो खर्च हुआ वो, तो क्रिकेट पे कितना खर्च हुआ टोटल का 81 डिग्री, और इस पे ये फुटबॉल पे 54 है, फुटबॉल पे 54 डिग्री है ना, वो अंतर हो जाएगा। और नीचे है कि किसके रिस्पेक्ट में, क्रिकेट के तुलना में पूछ रहा है तो नीचे क्रिकेट हो जाएगा 81 × 100। तो ये हो गया आपका 7 हो गया, ये हो गया 752 27/81 × 100। तो ये हो जाएगा सीधा 27 3 होता है, यानी ये हो जाएगा आपका 100/3 मतलब 33 ये % हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ये। देखो बहुत सरल था, देखते ही बनने वाला। इसमें आपको बस ये ध्यान देना है कि जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसको नीचे लेंगे, कितना कम है कितना ज़्यादा है तो उस दोनों का अंतर ले लेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसको नीचे ले लेंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा, एक रिलेशन यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि सर्किल में क्या होता है, कभी कभी आपको परसेंटेज और डिग्री में क्वेश्चन कन्वर्जन देगा, तो हमेशा याद रखिए कि सर्किल है तो सर्किल में एंगल कितना होगा 360, ये 360 होगा, और टोटल परसेंट तो हमेशा 100 ही होता है, 100 होता है। तो 1 डिग्री हो गया आपका 100/360, है ना। तो यानी आपको 1% पूछे अगर तो ये हो जाता है 360/100, है ना। तो 1% बराबर हो जाएगा 3.6 डिग्री। ये आप रिलेशन याद रखिए। अगर हमें परसेंटेज से डिग्री में जाना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 से तो मिल जाएगा। अगर उल्टा आना है तो डिवाइड करेंगे 3.6 से, है ना। बस ये याद रखिए, कभी कभी कन्वर्जन पूछ देगा कि डिग्री में दिया होगा आपको, पर जैसे अगर मान लीजिए ये डिग्री है, यहाँ पे डिग्री है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको। तो सिंपली क्या करेंगे, डिग्री से परसेंटेज में जाना है तो 50/3.6 ये हो जाएगा इसका परसेंटेज, क्योंकि टोटल परसेंटेज जो है ये डिग्री है 360 है, इंटू परसेंट टोटल 100 होगा, है ना। तो एक डिग्री बराबर हो जाएगा 1 परसेंटेज बराबर हो जाएगा 3.6 डिग्री। ठीक है, जब परसेंटेज से डिग्री में कन्वर्जन हो तो 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखना है, जब परसेंटेज से डिग्री में जाना हो तो 3.6 से मल्टीप्लाई, जब डिग्री से परसेंटेज में आना हो तो 3.6 से डिवाइड करना है। बस यही इसका
कंसेप्ट है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये देखिए पहला, अब इसके पहला जो पहला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन था उसको कर लिया, तो आंसर उसका 33.1/3 जो है जिस ऑप्शन में होगा वो टिक करेंगे। बहुत सरल था, बस देखते ही ये बनने वाला था। बस उसका भारी भरकम फोटो है, भारी भरकम लैंग्वेज है, उससे घबराना नहीं है। तो ई वाला इसका ऑप्शन जो है ये सही होगा। ठीक है, अब आते हैं पहले क्वेश्चन में। देखिए एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये है स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर है ना प्रति घंटा से नौकायन कर सकता है। ये 7.5 है ना, ये है 7.5, ठीक, से नौकायन कर सकता है यदि 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है, ये जो है ये है 1/2 आवर, मतलब इस ये किलोमीटर पर आवर है, ये पानी का स्पीड है, ये है बोट का स्पीड शांत जल में। ठीक, की गति से बहती हुई नदी में किसी स्थान पर पहुंचने एवं वापस आने के लिए उसे 50 मिनट का समय लगता है, तो उस स्थान की दूरी क्या है? मान लीजिए यहाँ से यहाँ, मान लीजिए नदी की ऐसे ये स्पीड है, नदी इस तरफ बह रही है, नदी का जो डायरेक्शन है वो ये है, इसको अच्छे से समझना है ध्यान से। ठीक, ये इसकी कुछ दूरी है, हम मान लेते हैं कि ये दूरी x है ना, जो हमें निकालना है x किलोमीटर, ये दूरी है जहाँ से हमें जाना है और वापस आना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ वापस आना है। अगर पानी स्थिर पानी है ना, एक व्यक्ति स्थिर पानी में, मतलब स्थिर पानी जब है तो बोट का स्पीड होगा, शांत जल में जो नाव, शांत जल में क्या होगा, स्पीड है बोट का दिया हुआ, शांत जल में जो है एक व्यक्ति नौका का स्पीड, नौका की गति ये दिया हुआ है, नौका की गति दिया हुआ शांत जल में। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें 7/1/2 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और नदी की गति, जैसे नदी भी इस कुछ स्पीड, नदी में पानी है वो बह रही है तो कुछ ना कुछ तो उसका स्पीड होगा। तो ये जो दे रहा है कि पानी जो इस यहाँ से इधर जो बह रही है उसकी पानी की जो स्पीड है, पानी की जो गति है, नदी की गति जो भी कह लीजिए, पानी की जो गति है वो है आपका 1.5 किलोमीटर पर आवर, है ना। सिंपल सा समझिए, बस कुछ नहीं है। ये शांत जल में अगर पानी नहीं मूव कर रहा है तो ये है नौका की गति, ये है पानी की गति। अब आप ये बताइए कि जब पानी के गति के साथ नौका इधर से इधर जाएगी तो पानी तो उसको हेल्प करेगा ना नौका को जाने में। तो उस केस में क्या होगा, जब डाउन स्ट्रीम मतलब हो गया आपका ये इसके साथ डाउन स्ट्रीम जब स्पीड होता है ना, डाउन स्ट्रीम मतलब हो गया नदी के साथ, मतलब धारा के दिशा में नदी के साथ हो गया, उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम जो होता है वो होता है एगेंस्ट द रिवर। अप स्ट्रीम जो मतलब ये आप याद रखिए, अप स्ट्रीम मतलब हो गया नदी के विपरीत, नदी के विपरीत। कंसेप्ट है और कुछ है नहीं, है ना, बस कंसेप्ट है। ये होगा सॉल्व 2 लाइन में, बस ये सब समझाने के लिए बताना है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड मतलब नदी के साथ क्या हो जाएगा स्पीड, 7.5 + ½ मतलब 1.5 है, ये हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। क्यों? क्योंकि डाउन स्ट्रीम मतलब नदी के साथ जब नौका इधर जाएगी और नदी का स्पीड भी है, दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, वो सम्मिलित स्पीड हो जाएगा, यानी अपेक्षिक गति हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं उसको। और अप स्ट्रीम जब फिर वही नौका इधर से इधर आएगी, उस केस में क्या, नदी की स्पीड ये है, पानी की गति इधर है और नौका इधर, उस केस में तो प्रॉब्लम करेगा, एगेंस्ट होगा। तो उस केस में स्पीड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7.5 - 1.5, है ना। ये हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बस यही 2 कंसेप्ट है, नदी के साथ अप स्ट्रीम यानी नदी के साथ मतलब डाउन स्ट्रीम, उस केस में दोनों के स्पीड को प्लस कर देंगे। अप स्ट्रीम मतलब नदी के विपरीत दिशा में जो नौका गति करेगी उस केस में स्पीड को माइनस कर देंगे, ये स्पीड हो जाएगा नदी के साथ यानी अप स्ट्रीम, ये हो जाएगा नदी के विपरीत दिशा में। अब ये दूरी x है, ये दूरी x है, तो मान लीजिए नदी के साथ जब जाएगा उस केस में टाइम कितना लगेगा, मान लीजिए t1, उस केस में टाइम मतलब t1 है, इस केस में टाइम लग रहा है t1 साथ वाले में, इस केस में टाइम लग रहा है t2 मान लीजिए, है ना, t2 लग रहा है। तो t1 जो नदी के साथ वाले में क्या होता है, दूरी बट्टा
चाल। तो दूरी हमारा कितना है x और चाल है 9। इतना कितना लगे, ये घंटा लगेगा क्योंकि घंटा में दिया हुआ आवर में। फिर T2 अगेंस्ट वाले में क्या होगा, उस केस में भी दूरी तो यही है, तो x, उस केस में स्पीड क्या हो जाएगा 6 है, इस केस में लगेगा 6 इतना आवर, है ना। नदी के साथ में जो अगर T1 टाइम लग रहा है उस केस में दूरी है x किलोमीटर, स्पीड कितना है 9 क्योंकि साथ में है, डाउन स्ट्रीम है, तो 9 हो जाएगा x/9 ये इतना घंटा। और अगेंस्ट वाले में हो जाएगा x/6 की दूरी दोनों केस में सेम रहेगा, जितना जाने में उतना ही आने में, लेकिन स्पीड बदल जाता है। एक केस में नदी के साथ जा रहा है, एक केस में नदी के विपरीत जा रहा है। तो ये हो गया दोनों टाइम लगा। वही टाइम दे रहा है 50 मिनट लगता है जाने और आने मिला के। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जाने और आने मिलाने में किसी स्थान में पहुंचने में वापस आने के लिए उसे 50 मिनट का टाइम लगता है। तो यही तो दिया हुआ है ना, T1 + T2 = कितना दिया हुआ है 50। ये मिनट में है, इसको आवर में चेंज कर लेंगे। क्यों, क्योंकि सब कुछ ये सारा आवर में है। ये ध्यान देना है, यूनिट हमेशा सेम रखना है। ये मिनट में था, मिनट को जब आवर में चेंज करना होता है तो क्या करते हैं, डिवाइड बाई 60 करते हैं। बस अब सॉल्व हो गया, कुछ बचा ही नहीं। अब ये हो गया हमारा x/9 प्लस ये हो गया x/6, ये हो गया हमारा 50/60, है ना। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इसके 18 हो जाएगा। ऊपर में हो गया 2x, ये हो गया 3x/18 बराबर 50, यानी हो गया। अब सीधा करिए 10 5/6 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। 10 पंचे 50, 10 छक्के 60। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये देखिए 3 + 2 5x × 6, तो ये हो जाएगा 30x। तो 5x × 6 ये हो जाएगा, ये हो गया 18 × 5। अब x को इधर रख के बाकी को उसके नीचे ले आएंगे। 18 × 5 बट्टा 5 × 6, 5 5 6 18, मतलब 3 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस हो गया। ये मतलब ये दूरी जो है ये 3 किलोमीटर है। x मतलब जो x हमने माना था, ये दूरी कितनी है, वो दूरी हो गया आपका 3 किलोमीटर। तो कितना सरल था। इसमें बस कंसेप्ट ये है, आपको याद रखना है कि क्या करना है, इसका डाउन स्ट्रीम ऑफ अप स्ट्रीम स्पीड, आपको बस ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी तो वही टाइम एंड डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ, अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत। बस ये दो कंसेप्ट आपको याद रहे, समझ में आ गया है, तो फिर आप बहुत क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब धारा के साथ जाएंगे तो बोट का जो स्पीड है वो पानी के स्पीड में ऐड हो जाएगा। जब धारा के विपरीत जाएंगे तो बोट के स्पीड में से पानी के स्पीड को माइनस कर देंगे, तो वो हो जाएगा अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4624 रुपया हो जाता है तथा 3 वर्ष में 4913 रुपया हो जाता है। तो राशि माने मूलधन, प्रिंसिपल क्या है वो हमें निकालना है। तो फॉर्मूला आपको पता है कि A = होता है P1 + R/100⁻n, n मतलब टाइम है ये। ठीक, तो पहले वाले केस में देखिए, जब 2 केस है, एक तो 3 वर्ष के लिए है, एक 2 वर्ष के लिए है ना। तो 3 वर्ष के लिए है, 3 वर्ष 2 वर्ष में है कि A1 मान लीजिए, जैसे 2 वर्ष वाले में सीधा फॉर्मूले पे सेट कर देते हैं उसको। कितना है, राशि कितना है 4624, ये है A है 4624, P हमें निकालना है, पता करना है। फिर ये हो जाएगा 1 प्लस रेट हमें पता नहीं है, ये 100 है ना। और टाइम हमें पता है ये 2 है ना। और दूसरी, ये पहला वाला हो गया, ठीक। और दूसरा वाला देखिए, ये है 4913 है ना, ये है। उस केस में P तो सेम ही रहेगा, दोनों में सेम है, R भी सेम है, R/100, ये हो गया 3, ये हो गया 2। ठीक है, यहाँ पे हमें ये P पता करना है, दोनों में सेम है, वो मूलधन सेम है, ब्याज से दर सेम है, सब कुछ सेम है, हमें P पता करना है। देखिए, तो P पता करने के लिए पहले हमें R पता करना पड़ेगा। और R कैसे पता करें, देखिए आपको कुछ समझ में आ रहा है कि देखिए अगर हम डिवाइड करें इसको 2 को 1 से, मतलब 2 वाला ऊपर 1 वाला नीचे, देखिए काफ़ी कुछ कितना आसान हो जाएगा। मतलब इक्वेशन 2 डिवाइड बाई फर्स्ट अगर करें तो देखिए क्या हो जाएगा, सीधा देखिए 4913
ये हो गया डिवाइड बाई 4624, ये हो जाएगा पी तो कैंसिल हो गया हमारा, पी क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ये 1 + r/100⁻³ है, ये 1 + r/100⁻² है, तो 2 तो कैंसिल, एक ही बच जाएगा ना, अब 1 + r/100 बच जाएगा, है ना, बचेगा ना। जैसे अगर x का क्यूब है, x का स्क्वायर है, कैंसिल करते हैं तो x ही बचता है ना, बस यही है, बस और कुछ नहीं है। 1 + r/100⁻³ है, ये 1 + r/100⁻² है, तो जब डिवाइड ये ऊपर ये नीचे आएगा तो सिर्फ 1 + r/100 बचेगा बस। तो अब कुछ नहीं करना। अब देखिए यहाँ पे 1 को हम इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14913 - 4624 डिवाइड बाई 4624, ये हो गया हमारा इक्वल टू r/100। हुआ क्या, ये 1 इधर आ गया तो यहाँ पे हमने एलसीएम लेके माइनस कर लिया, ऊपर में इतना हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया 13 में से 4 गया 9, 430 में से 4 गया 9 हो गया, ये बचा आपका 0, 0 में से 2 गया 8, ये बचेगा 8 में से गया 2, ये तो कैंसिल हो गया है ना। तो 289/4624, ठीक, ये हो गया हमारा r/100, ठीक। अब यहाँ से देखिए ये सीधा 16 से कैंसिल हो जाएगा, सीधा 16 से ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ 16 से 1/16 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए r हो गया, मतलब r हो गया 100/16। इसको यही रहने देंगे, क्योंकि बाद में देखिएगा ये अभी अगर उससे हम इसको 25/4 कर सकते हैं, लेकिन बाद में क्योंकि r जब पुट करेंगे तो 100 रहने देंगे, तो आगे 100 से कैंसिल होगा, इसलिए r/ यहाँ यही अभी हम रहने देते हैं। क्या निकला r/, 100/16 निकला, 100/16 निकला r/, ठीक है। अब किसी एक में मान लीजिए ये जो है यहाँ पे किसी एक में हम पुट कर देंगे ना, पहले वाले में r का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगा, p निकल जाएगा। पहले वाले में इसमें r का वैल्यू पुट करेंगे तो सीधा p निकल जाएगा। तो फर्स्ट से पहले वाले से क्या होगा, देखिए आप बहुत आराम से हो गया। तो ये हो गया हमारा 4624 इक्वल टू p, ये देखिए 1 + r कितना है 100/16, यहाँ पे नीचे 100 भी है, इसीलिए यहाँ पे हम कैंसिल नहीं किया था कि ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये स्क्वायर है ना। पहला वाला को हमने पहले वाले में क्या किया, r का वैल्यू पुट कर दिया और कुछ नहीं किया, जो r हमने यहाँ से फाइंड किया था। अब ये 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये 4624 इक्वल टू हो जाएगा ये p, और ये 16 है, 1 + 1/16, तो ये 16 एलसीएम हो जाएगा। तो ये क्या कितना हो जाएगा, 16 + 1, ये हो जाएगा 17/16 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 17/16 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब p जब पता करेंगे हम, यहाँ पे p पता करेंगे, ये इस तरफ आएगा तो ऊपर ऐसे हो जाएगा 4624, ठीक, और 16 ऊपर चला जाएगा दोनों 16/16, और नीचे आ जाएगा 17/17, ठीक है। ऐसे हो गया। ये जब इस p अपने प्लेस पे है, ये वाला इस तरफ आ गया तो ये उल्टा हो जाएगा, क्या 16 चला जाएगा ऊपर, 17 आ जाएगा नीचे। अब 17/17 यानी 289 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 16 जो होता है मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 4096 होता है। यही हमारा आंसर हो गया, मतलब p इक्वल टू निकल गया 4096। आपको देखना है कि ये किस ऑप्शन में है, ठीक है, 409 सी वाले में है। तो थोड़ा सा सॉल्यूशन था, कॉम्प्लिकेशन था, लेकिन करना तो पड़ेगा, है ना। ये पूरा कंसेप्ट के साथ ही मैंने बताया, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं कीजिएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा, है ना, फिर टाइम भी लग जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ₹20
मूल्य के शेयर 9% लाभांश अदा करके खरीदता है ना। 20 रुपये का शेयर है, उस पर लाभांश है 9%, है ना। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम, तो लाभांश अमाउंट क्या होगा, लाभांश हो जाएगा कितना, 9% किसका, 9% ऑफ 20, तो ये हो जाएगा हमारा ₹1.8। ठीक है, 1 रुपया 80 पैसा, 1.80 कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप कन्वर्जन कर लेंगे तो 1/8 हो जाएगा, जिसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, 18/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 9 जा और ये 5, ये भी कर सकते हैं रुपीज़ में, है ना, दोनों में से कुछ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 9/5 रुपया हो गया इसका लाभांश। ठीक है, अब ये देखना है कि वह अपने धन पर 12% ब्याज चाहता है, तो प्रति शेयर का बाजार भाव है क्या है, वो हमें निकालना है। मतलब वो 12% का लाभ चाहता है, ब्याज चाहता है अपने किस पे, धन पे। अब देखिए, तो इसका 12% लाभ चाहता है, ब्याज चाहता है, मतलब 12 रुपया उसको कब मिलेगा, जब वो इन्वेस्ट करेगा 100 रुपया। ठीक है, वही होगा ना 12% ब्याज, 12 रुपया कब मिलेगा, जब इन्वेस्ट करेगा 100 रुपया। तो 1 रुपया कब मिलेगा, जब इन्वेस्ट करेगा 100 बटे कितना, 12। तो 1.8 कब मिलेगा, या 5/9 जो भी करना, कब मिलेगा, तब मिलेगा जब ये हो जाएगा 100/12, ये गुने हो जाएगा 9/5, 9/5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कैंसिल करिए, ये 20 या सीधा कैंसिल हो गया, 20 जा 2 3 3 जा 3 4 जा 4 5 जा, मतलब 15 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, ₹15। कितना सरल था, बस भाषा में फंसाया और कुछ नहीं है। सिंपली कह रहा है कि 20 रुपया का लाभांश उसको 9% मिलना है, लेना है उसको, तो 9% लाभांश तो निकाल लिया हमने, तो 1 रुपया 80 पैसा हो गया, 9% 20 का। अब पूछ रहा है कि उसको 12% ब्याज चाहिए शेयर पे, है ना। तो उस केस में मतलब 12 रुपया उसको कब मिलेगा, जब उसका इन्वेस्टमेंट होगा कितना, 100 रुपया। तो 12 पे 100, एक पे इतना, तो 1 रुपया 80 पैसा उसको लाभांश जो मिल रहा है वो कब मिलेगा, जब उसका इन्वेस्टमेंट शेयर का प्राइस होगा, एक शेयर का प्रति मूल्य होगा जो ₹15। तो ये हमारा आंसर है ₹15। ये क्वेश्चन सरल था, बस थोड़ा सा भाषा के में चक्कर में फंसाना है और कुछ नहीं है। बीपीएससी हमेशा सरल क्वेश्चन ही पूछता है, इसलिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए, ये है, ये क्वेश्चन लास्ट ही क्वेश्चन ये हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, एक व्यापार में ए जो है 76,000 रुपये का निवेश करता है, कुछ माह के पश्चात बी उसमें आता है, मतलब साथ ही नहीं आता, जब ए कुछ माह व्यापार कर लेता है, काम कर लेता है, तो कुछ महीने के बाद बी 57,000 पूंजी के साथ जुड़ता है ए से, और वर्ष के अंत में जो प्रॉफिट होता है, जो लाभ होता है, दोनों के बीच 2:1 के रेशियो में पटता है। मतलब ए को मिलता है 2 हिस्सा और बी को मिलता है 1 हिस्सा, क्योंकि इसका पूंजी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है हमें कि बी जो है कितने माह के उपरांत सम्मिलित हुआ था। अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए शुरू करता है, उसके कुछ माह के बाद बी आता है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि कितने माह के पश्चात बी जो है वो ज्वाइन करता है ए को। सबसे पहले इसमें आप ये समझिए कि जो कुल इन्वेस्टमेंट होगा ना, वही जो कुल इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। मतलब जितना जो इन्वेस्ट करेगा उसी के रेशियो में उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। यही इन्वेस्टमेंट का रूल होता है। तो देखिए, ये 1 साल का है। ठीक है, ये 1 साल की बात कर रहा है। ठीक है, निवेश करता है, तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, ए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 76,000 गुने 12। क्लियर, ये हो जाएगा टोटल ए का इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 12 महीने है। बी का इन्वेस्टमेंट कितना होगा, बी का इन्वेस्टमेंट रुपीज़ तो 57,000 है, लेकिन कितने महीना है रहता है वो काम किया, ये हमें नहीं पता, तो ये हम x मान लेते हैं। ठीक है, ये x महीना काम किया,
ये x महीना काम किया, तो क्वेश्चन आंसर x नहीं आएगा, आंसर ये पूछ रहा है कि कितने माह के उपरांत जुड़ा। तो 12 में से जो x आएगा यहाँ, तो 12 में से x हम माइनस कर देंगे तो उतना आंसर आएगा। पूछेगा क्यों, वो इसीलिए x महीने तो ये काम किया एक के साथ, x महीने तो काम किया एक के साथ, तो कितने दिन के बाद आया, तो x तो काम किया साथ में, तो कितने दिन के बाद आएगा, टोटल 12 महीने काम हुआ है, x तो साथ में काम किया है x महीने, तो 12 में से x घटा देंगे, उतने महीने के बाद ये यहाँ पे ज्वाइन किया a को। बस यही कंसेप्ट है इसमें। अब दोनों का, अब देखिए यही जो है, जो रेशियो होगा 76,000 गुने 12 a का डिवाइड बाय 57,000 गुने x, यही है 2:1। जितना इन्वेस्टमेंट होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट, उतना ही प्रॉफिट में शेयर होगा। इसका इन्वेस्टमेंट ये है, इसका इन्वेस्टमेंट ये है, दोनों के इन्वेस्टमेंट का ये रेशियो है, तो ये लाभ का भी रेशियो यही होगा। ए को मिलेगा 2 हिस्सा और बी को मिलेगा 1 हिस्सा। तो बस यहाँ पे 30 ये कैंसिल हो गया यहाँ से। अब देखिए, अब ये 76 गुने 12 इधर आ गया, यानी 76 गुने 12 बराबर हो गया आपका 57 गुने 2x। ठीक है, ये हो गया, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए 76 गुने 12 हो गया, ये 57 है, ये x है इंटू 2 है, ये हो गया। अब तो x मतलब क्या हो गया यहाँ से, 76 गुने 12 डिवाइड बाय 57 गुने 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखिए 2 6 जा, फिर 19 तिया 57, 19 चौक 76, 3 दूना 6, मतलब x हो गया 8 महीना, x हो गया 8 महीने। तो 8 महीने साथ काम किया है ना। इसका मतलब कितने महीने के बाद आया वो, तो 12 माइनस 8, तो मतलब 4 महीने, जब एक 4 महीना काम कर लिया था तब वो आया था। यही हमारा आंसर हो जाएगा 4 मंथ। तो आंसर है हमारा कौन सा है, 4 मंथ। पूछ रहा है कि बी के कितने माह के उपरांत, बी के कितने माह के उपरांत जुड़ा। हाँ ठीक है, बी कितने माह जुड़ा, कितने माह के उपरांत जुड़ा, ये पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, तो 8 महीने साथ काम किया, तो ए ने किया 12 महीने काम। इसका मतलब क्या हुआ, बी जो है 4 महीने के बाद आता है। ये यहाँ पे हमें 4 महीना आंसर होगा, 8 महीना आंसर नहीं होगा, क्योंकि 8 महीना तो साथ काम किया है ना। क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने महीने के बाद बी ने ए को ज्वाइन किया, तो आंसर विल बी 12 माइनस 8, मतलब 4 महीने। ठीक है, तो ये बस आपको इसमें यही कंसेप्ट था कि जो कुल इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होता है, वही रेशियो होता है प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट का रेशियो आपको दिया हुआ है, ए का कुल इन्वेस्टमेंट है 76,000 रुपया लेके आया 12 महीने तक के लिए, तो इंटू 12, और 57,000 है किसका, 57,000 है बी का। इसका कितने महीने के लिए, कितने महीने वो काम किया वो नहीं पता, तो उसको x मान लिया हमने। लास्ट दोनों का रेशियो हो गया 2:1, तो x आ गया 8 महीना। तो कितने महीने के बाद आया, मतलब 8, 12 माइनस 8 बराबर 4 महीना। तो इस तरह से 63वीं का क्वेश्चन अभी फिनिश होता है, और आई थिंक का पेपर बहुत पास है। अगर आप इतने ही 63वीं से लेकर 67वीं का क्वेश्चन किया मैंने, और साथ में CDPO का AA का जो क्वेश्चन अभी एग्जाम हुआ था पिछले महीने, पिछले महीने में हुआ था AA का, और मई में हुआ था CDPO का। इतना क्वेश्चन भी अगर आप अच्छे से कर लेंगे, और जैसा मैंने बताया है कि साथ में कंसेप्ट मैं सिर्फ सॉल्व नहीं किया हूँ, आपको सिखाया हूँ कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आप मेरे सारे वीडियो को अच्छे से अगर आप देख लेंगे, तो मैं वादा करता हूँ कि आप सभी लोग भरोसा कीजिए कि 7 से 8 क्वेश्चन कम से कम सॉल्व करके आएंगे इस बार 30 सितंबर को। ठीक है, ऑल द बेस्ट। इतना ही रखते कि अब टाइम है नहीं तो मैं और सॉल्व कर देता। आप लोग सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए और TT में ज़रूर सफल होइए। धन्यवाद।